Assalamualaikum. My name is Asha Komal, working as a psychologist at वापसी ड्रग्स रिहैबिलिटेशन एंड साइकेट्री ट्रीटमेंट सेंटर। जैसा कि आपको पता है, नशे की रोकथाम के लिए बहुत से रिहैब्स बनाए गए हैं। अभी रिसेंटली हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में वापसी क्लिनिक का विजिट आपको करवाया, जिसमें आपने यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ की वार्ड्स और डिफरेंट इवेंट्स आपने देखे। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नशा क्या है। नशे के बारे में मज़ीद मालूमात हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मैडम उनसा का इंट्रो करवाना चाहूँगी। हमारे साथ आज मैडम उनसा है। मैडम उनसा, जैसे कि मैम ने ऑलरेडी बता दिया है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे जो है, ये हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर में ड्रग ट्रीटमेंट भी की जाती है और साइकेट्री इश्यूज़ भी रिजॉल्व किए जाते हैं। और बिल्कुल मैम आपने ठीक बात की है कि हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ड्रग है क्या, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और हमारी सोसाइटी में इसको किस तरह से परसीव किया जाता है। तो ड्रग जो है ये एक केमिकल सब्सटेंस है विच अल्टर आवर बॉडी, ठीक है। हमारे साइकोलॉजिकली हमें डिस्टर्ब कर देता है, मेंटली डिस्टर्ब करता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है और सोशली भी डिस्टर्ब कर देता है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो जैसे ही हमारी बॉडी में इंटर होता है तो ये एक तबाहियाँ मचाना शुरू कर देता है, जिसका हमें पता आहिस्ता आहिस्ता चलता है, क्योंकि इसका जो है वो फ़ौरन से इफेक्ट तो होता नहीं है। तो यही चीज़ है कि ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कुछ केमिकल्स काम कर रहे होते हैं नेचुरली जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। तो इनमें से कुछ केमिकल्स लाइक हम हंसते हैं या रोते हैं या चलते हैं या फिरते हैं, तो वो केमिकल काम कर रहे हैं। जब हम बाहर से एक ये सब्सटेंस देते हैं तो वो उनके फंक्शन को जो एक इक्विलिब्रियम में वो काम कर रहे होते हैं उसको डिसइक्विलिब्रियम कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो एक बैलेंस में नहीं रहता। जब वो बैलेंस में नहीं रहता है तो उसकी वजह से या बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर और डिफरेंट कपकपाहट आना। आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं उनमें ये चीज़ें आपने बहुत कॉमन देखी होंगी। ये एक सोशल स्टिग्मा बन चुका है अब तक कि हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि अगर एक एडिक्ट है तो उसका यही है कि बस ये बुरा है, इसके साथ तमाम बुराइयाँ इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसके लिए रोकथाम के लिए भी डिफरेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं और इनमें से एक जो वापसी रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिसका आपको इससे पहले वर्चुअली एक विज़िट करा चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं जो समझने की, हमें इसकी नेचर को देखना है कि ये किस तरह से इफ़ेक्ट किस तरह से करेगा, हमारी बॉडी को किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा। मैम उनसा यहाँ पर मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि सोसाइटी वाले नशा करने वाले इंसान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जी, वो कैसे? आप यहाँ पर क्या इनको देना चाहिए? देखिए, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ली है कि इंसान बज़ाते खुद तो बुरा नहीं होता है, वो अपने साथ एक बुराई को कनेक्ट कर लेता है। इसके पीछे बहुत सी रीज़न्स होते हैं, हमें किसी को भी दुत्कारना नहीं चाहिए। अगर हम जितना किसी की हेल्प कर सकते हैं हमें उसे हेल्प आउट करना चाहिए। कि इसके पीछे बहुत सी रीज़न, ठीक है, हो सकता है कि 50% जो है फॉर सेक ऑफ जॉय वो जो है वो एडिक्शन में लगे हुए हों, लेकिन नॉट 100%। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं या सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई भी सोसाइटी के इश्यूज़ होते हैं। अगर बात की जाए कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से परसीव किया जाता है तो वो यही है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम के नशा हराम है, तो फिर आप सोच लें कि उसके अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी में उसको किस तरह से किया जाता है। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता, स्पेशली ये कि बच्चों को तो बिल्कुल भी उसके करीब नहीं जाने दिया जाता है। और अगर हम देखें हमारी सोसाइटी में जितने बड़े क्राइम अब तक आ चुके हैं सामने, अगर आप हिस्ट्री चेक करें तो मैम आपको यही पता चलेगा कि उसके पीछे एक एडिक्ट थी मौजूद है। मैम ये भी कहा जाता है नशा करने वाले इंसान को ज़हनी मसले मसाइल भी बन जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, मैंने ये स्टार्ट में बताया कि ये तो डिस्टर्ब करते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस, जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही होती है डायरेक्ट उन पर अटैक करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं कैनबिस यूज़र्स की तो वो देखिए किस तरह से फ़ौरन से साइकोसिस में बंदा चला जाता है कि वो हमारे मेंटली डिस्टर्ब करता है, साइकोलॉजिकली वो एक साइकिल जो हमारा चल रहा होता है, नेचुरली हमारी बॉडी में चल रहा है, उसको टोटली डिस्टर्ब कर देता है। वो जो है ना, ज़ाहिर है जब हम लोग ड्रग लेते हैं तो हमारे बॉडी फंक्शन जो है एकदम से हाई हो जाते हैं। वो इतनी हाई डोज देते हैं कि वो एकदम से इतना हाई हो जाते हैं कि जब वो स्लो डाउन होते हैं तो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, उससे कोई काम ठीक से होता ही नहीं है।
तो वो यही होता है कि साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहा होता है किसी तरह मुझे आराम, सुकून, या सिचुएशन है लाइक फॉर एग्जांपल कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उससे निकलने के लिए वो शॉर्टकट ढूंढेगा। और उस वक्त अगर गाइडलाइन प्रॉपर नहीं होगी तो शॉर्टकट, आई थिंक एक एडिक्ट के लिए बेस्ट शॉर्टकट जो है वो ड्रग्स ही है। मैम देखा जाए तो नशा करने वाला इंसान जब जहनी मसलों का शिकार होता है तो यहाँ पर आकर फैमिलीज उनको कैसे अंडरस्टैंड करती है? इसमें कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बिहेवियर्स आ जाते हैं, उनके बिहेवियर से पता चल जाता है। जब हम फैमिली से हिस्ट्री लेते हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या है या इनका स्केड्यूल क्या है, इनकी मॉर्निंग रूटीन क्या है, दिन में इनकी क्या रूटीन है, नाइट रूटीन क्या है, स्लीपिंग साइकिल इनका डिस्टर्ब है या नहीं है, इनका जो ईटिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब है या नहीं है, उनका जो एंगर साइकिल है वो कैसे है, इन सब चीज़ों से हमें आइडिया हो जाता है। तो फैमिलीज वाले जो होते हैं उनको ये लास्ट पर ही आकर पता चलता है, क्योंकि बिहेवियर में चेंज तो नशा जब स्टार्ट करते हैं तभी से आना शुरू हो जाते हैं, उनकी रूटीन मैनेज नहीं रहती है। लेकिन ये फैमिली वाले लास्ट पर आकर ही क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं? उससे पहले फैमिली वालों की क्या थिंक होती है, वो क्या सोच रहे होते हैं? देखिए ये डिपेंड करती है सिचुएशन पे। कुछ फैमिलीज़ में ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपनी औलाद के बारे में, उनकी एक एक एक्टिविटी पे, इसीलिए कहा जाता है कि हमें जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है या वो अपने बाहर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं, कुछ फैमिलीज़ तो बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है कि वो चेक एंड बैलेंस रखती है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ इसको बहुत लाइट ले रही होती हैं और वो तब आती हैं जब मामला बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये भी तो हमारी सोसाइटी का एक बना हुआ है कि एक मिथ ही समझने के बनी हुई है कि साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, कि उनके पास तो पागल लोग जाते हैं। तो यही चीज़ है कि हमें थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस, बिल्कुल हमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें अपने, समटाइम्स ऐसा होता है कि मसला बहुत छोटा होता है लेकिन उसका रिज़ल्ट, उसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। जी बिल्कुल, मैम मुंसा ने बिल्कुल यहाँ पर ठीक बात की है। मेरा ये कहना है कि अगर सोच बदलेगी तो रवैये बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करना चाहिए। नशों को लेकर या नशे पर अगर हम डिस्कशन जो मैडम मुंसा ने आज की है उस बात को अगर हम देखें तो यहाँ पर आके पेरेंट्स के कुछ नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। नहीं जी मैडम देखें हमारे बच्चे जो है वो उनको आदत है सेल्फ फूड यूज़ करने की, या हमारे बच्चे तो शुरू से ही लेट खाना खा रहे हैं, मेरा फ़लाँ बच्चा भी ऐसा कर रहा है, लेकिन वो अदर एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे उनका एग्रेसिव बिहेवियर, उनका एंगर, इसके अलावा आवाज़ें सुनाई देना, ये चीज़ें। और जब ये चीज़ें बच्चा खुद से शेयर करने लग जाए या बच्चा अपने पेरेंट्स को बताने लग जाए या पेरेंट्स को कहीं और से सुनने को मिले तो पेरेंट्स को ये लगता है कि शायद हमारे बच्चों पे किसी ने जादू करवा दिया है या हमारे बच्चों को कोई मतलब बाहर की चीज़ जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। एक्चुअली होता ये है कि जब इंसान नशा करता है तो उसके नफ्सियाती मसले बन जाते हैं, और जब नफ्सियाती और जहनी मसले बनते हैं तो पेशेंट को, मरीज़ को आवाज़ें सुनाई देना, ये चीज़ें उसके लिए बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। तो यहाँ आज का हमारा टॉपिक यही था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।